दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शिविर में हंगामा, भेदभाव करने का आरोप, छात्राएं बोली चहेतों को वितरित किए जा रहे मोबाइल फोन। डिस्कॉम एसी पर दुर्व्यवहार करने का आरोप, ग्रामीणों ने एडीएम से की लिखित शिकायत। भीषण गर्मी में लग रहे विद्युत कटों ने निकाला पसीना, आक्रोशित वार्डवासियों का विरोध प्रदर्शन। डाक के जरिए विशेष लिफाफे में भिजवाई जा रही राखी, मुख्य डाकघर में अलग से खोला गया काउंटर। कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश कुमार विजयी, हनुमानगढ़ पंचायत समिति के जोन 11 के डायरेक्टर पद के लिए पोल हुए मतों की गणना। अब खबरें विस्तार से। बहनों की ओर से देश विदेश में बैठे अपने भाइयों तक डाक के जरिए भिजवाई जाने वाली राखी को डाक विभाग की ओर से सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कई प्रबंध किए गए हैं। डाक विभाग की ओर से राखी विशेष लिफाफे में डालकर डाक के जरिए भिजवाई जा रही है। जंक्शन स्थित मुख्य डाकघर के हेड पोस्ट मास्टर मनोज कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व को लेकर डाक विभाग की ओर से कई प्रबंध किए गए हैं। डाक विभाग का प्रयास है कि बहनों की ओर से डाक के जरिए भेजी जाने वाली राखी सुरक्षित और समय पर उनके भाइयों तक पहुंचे। इसके लिए मुख्य डाकघर में अलग से काउंटर खोला गया है। डाक विभाग की ओर से अलग से राखी कवर छपवाए गए हैं। इनमें राखी भेजी जा सकती है। मुख्य डाकघर को कुल 3000 कवर प्राप्त हुए थे। ये कवर मुख्य डाकघर के अधीन सभी सब ऑफिस में भेज दिए गए हैं। प्रति कवर 10 रुपए शुल्क रखा गया है। कवर और मंगवाए गए हैं। भारत के साथ विदेश में भी रक्षाबंधन के दिन से पहले पहले राखी भेजने की व्यवस्था की गई है। रोजाना करीब 300 से 350 राखियों की बुकिंग होती है। इनमें 100 से अधिक साधारण व रजिस्टर्ड डाक के जरिए राखी भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें डाक के जरिए नहीं भेजा जा सकता। कोई अश्लील फोटो, कोई भी विस्फोटक पदार्थ, तेज धारदार हथियार, जीवित जंतु, लॉटरी टिकट, 10,000 रुपए से अधिक कीमत के सोने के सिक्के, मादक पदार्थ आदि प्रतिबंधित वस्तुएं डाक विभाग की ओर से नहीं भेजी जाती। इन वस्तुओं पर डाक विभाग की पैनी नजर रहती है ताकि कोई व्यक्ति डाक के जरिए ये वस्तुएं भेज न सके। राखी के लेकर डाकघर के द्वारा प्रबंध कर रखे हैं। डाकघर द्वारा ये तय किया गया है कि राखी है वो सेफ और समय पर और रक्षाबंधन से पहले पहले पहुँचे। यहाँ काउंटर पर अलग से उनके लिए काउंटर खोला गया है। राखी कवर विभाग द्वारा अलग से छपाई गई है जिनमें राखी भेजी जा सकती है। और रक्षाबंधन के दिन से पहले पहले यहाँ भारत में भी और विदेश में डाक विभाग का संकल्प है कि राखी डिलीवर करवानी है। रोज़ाना करीबन 300-350 हमारे बुकिंग होती है, जिनमें 100 से ज़्यादा साधारण डाक और रजिस्टर्ड डाक द्वारा राखी जा रही है। बिल्कुल अलग से तैयार करवाया गया वो किया गया। मानगढ़ हेड ऑफिस के अंदर जितने भी सब ऑफिस है उनको किया भेज दिया गया, सभी ऑफिसों में उपलब्ध है। कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश कुमार हनुमानगढ़ पंचायत समिति के जोन नंबर 11 के डायरेक्टर पद पर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मदन लाल शर्मा को पराजित किया। इससे पहले 20 अगस्त को मतदान हुआ था। सोमवार को मतों की गणना के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश कुमार को विजयी घोषित किया गया। कुल 3,995 वोट पोल हुए थे। इसमें से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 2,529 जबकि भाजपा के उम्मीदवार को 1,423 वोट मिले। 43 वोट नोटा को मिले। इस प्रकार 1106 मतों में कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश कुमार विजयी रहे। विजयी उम्मीदवार को रिटर्निंग अधिकारी उपखंड अधिकारी दिव्या की ओर से नियुक्ति पत्र प्रदान कर शपथ ग्रहण करवाई गई। विजयी उम्मीदवार के समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान नायब तहसीलदार भावना शर्मा सहित पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। गौरतलब है कि जोन नंबर 11 से कांग्रेस से पंचायत समिति के सदस्य बलराम देहड़ू के आकस्मिक निधन से यह पद खाली था। जोन नंबर 11 में भोमपुरा, मोहन मगरिया, रणजीतपुरा ग्राम पंचायतें आती हैं। चुनाव के संबंध में 4 अगस्त को अधिसूचना जारी हुई थी। मतगणना का कार्य मंगलवार को जंक्शन के सरस्वती कन्या महाविद्यालय प्रांगण में हुआ। पंचायती राज उपचुनाव की घोषणा के अंतर्गत हनुमानगढ़ में जोन 11 के उपचुनाव करवाए गए 20 तारीख को रविवार के दिन, और उसकी मतगणना और उसके बाद उसका रिजल्ट घोषित किया गया। उसके अनुसार मुकेश कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार आज 1106 वोटों से विजयी हुए। मैं मुकेश कुमार पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र 11 से कांग्रेस की पार्टी से खड़ा हुआ था और मेरे सामने बीजेपी से मदन शर्मा प्रत्याशी थे। और इसमें भोमपुरा, रणजीतपुरा और मोहन मगरिया और दोदावाली ढाणी 4 पंचायतें आती है।
और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है और जो मेरे कार्यकर्ता थे उनके प्रति मैं सच्ची निष्ठा से उनका कार्य करूँगा और जो भी समस्या होगी उनका पूरा समाधान करने की कोशिश करूँगा। चौधरी विनोद कुमार, प्रधान जी दयाराम जी जाखड़ और कविता जी मेघवाल जिला प्रमुख का मैं उनका और सभी सरपंच साहब पंचायत भोमपुरा के, रंजीतपुरा के, मोहन मकरिया के, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मोबाइल फोन वितरण के लिए आयोजित किए जा रहे शिविरों में भीड़भाड़ के साथ हंगामे की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसा ही वाकया मंगलवार को जंक्शन के अंबेडकर भवन में आयोजित शिविर में सामने आया। शिविर में मोबाइल फोन लेने पहुंचे कुछ स्कूली छात्राओं ने मोबाइल फोन वितरण में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए शिविर स्थल पर हंगामा कर दिया। उन्होंने कुछ देर तक नारेबाजी भी की। सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोबाइल वितरण में हेरा फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्रा अंजलि ने बताया कि उनकी साथी स्कूली छात्राओं को स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर बिना टोकन के मोबाइल फोन वितरित किया गया, लेकिन वो फोन लेने 3 दिन से शिविर स्थल पर पहुंच रही हैं। उन्हें स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर मोबाइल फोन नहीं दिया जा रहा। पूरा दिन भीषण गर्मी में शिविर स्थल पर रहने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। मोबाइल फोन लेने आने वाली पात्र छात्राओं के साथ बदतमीजी की जाती है। बार बार चक्कर लगवाने से उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने चहेतों को पहले मोबाइल फोन का वितरण कर भेदभाव किया जा रहा है। वहीं मांग की गई कि या तो सभी पात्रों को बिना किसी भेदभाव के मोबाइल फोन का वितरण हो, अन्यथा सरकार इस योजना को बंद कर दे ताकि लोगों को बेवजह परेशान न होना पड़े। ऑनलाइन पात्रता चेक करके टोकन ले लेते हैं। अगर ऑलरेडी हमारे पास इतने लोग हैं कि उनको मैसेज आ रहे हैं तो उनको छोड़ के हम बिना मैसेज वाले को देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। शाम के टाइम 4 साढ़े 4 बजे भीड़ भी होती है, उस टाइम जो आ रहा है उसकी ऑनलाइन पात्रता चेक करना। ये आपका लड़के, हम कॉलेज वाले स्टूडेंट, हमें टाइम मिलेगा, हमें छुट्टी होगी, हम तभी आएंगे। हमें आने डेढ़ महीने तक ये क्या मतलब हुआ? 1.5 महीने कैंप है, शाम के 6 बजे तक कैंप चलता है। कब से आओ आने तो डेली किराया लगाने से हम गरीब बच्चे आप पूरे थोड़े ना आते हैं। बस हम आके गए थे, हम कल लड़कियां ऐसा करेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी बात तो सुनो। आपके पास मैसेज आएगा तब आओ, हम थोड़ी आपको बोल रहे हैं कि आप डेली आओ। नहीं मैम, कल मैसेज आए आप आ जाना। आपको बस मना किया हो तो आप बता दो। उनके पास कोई मैसेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं क्या कह रही हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। मैडम एविडेंस है इनके पास। मैं मान रही हूँ वो चीज, मैं बोल रही हूँ ना कि 4 साढ़े 4 बजे तक अगर मैसेज वाले सारे सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास भीड़ नहीं होती है, तो बिना मैसेज वालों के हम ऑनलाइन पात्रता चेक करके उनको दे रहे हैं कि और ये ऐसा चढ़ के आ गया, बस जो मन में आ गया वो बोल लेता है। अरे एक भी तो आदमी है यहाँ पे इसलिए ड्यूटी कर रहा है, चढ़ के बोल देता है, मुंह में आके बोल दिया, कुछ आया मुंह में बोल दिया। थोड़ा सा जब फ्री होंगे शाम को, आज भी भीड़ नहीं होगी, आज भी दिया जाएगा। बोलने का थोड़ा हिसाब रखो, आज भी शाम को जब फ्री होंगे 6 बजे से नारे इसलिए लगा रहे थे कि जो हंसो गहलोत द्वारा जो ये योजना चल रही है फ़ोन की, इसमें हमारे को बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कल हमारे जो साथ वाले साथी थे उनको सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिल रहे हैं उन पे उनको फ़ोन दिया गया, लेकिन हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है। हमें आज 3 दिन हो गया तो ये हमें फ़ोन नहीं दिया जा रहा, तो धूप में सारा दिन यहाँ पे खड़े रहते हैं, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक, तो सुनवाई नहीं हो रही। ऊपर से ये बदतमीजी से बात करते हैं लड़कियों से, इनको बोलने का कोई तरीका नहीं है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, फ़ोन दे रहे हैं तो सबको समान रखें और सबका मतलब समान दें। इनके जानकारी होंगे इसलिए दे रहे हैं सर ये फ़ोन, हम तो इनके कुछ लगते नहीं है। नहीं तो ये योजना है जो ये बंद कर दे बस। हम 3 दिन से आ रहे हैं, हनुमानगढ़ से है, अंजलि मेरा नाम है, ठीक है। 3 दिन हो गए यहाँ आते हुए, सबको इस सर्टिफिकेट में फ़ोन मिला है और हमारे साथ हेरा फेरी चल रही है, ठीक है। हम आ जाए हैं तो हमें इस सर्टिफिकेट में फ़ोन, मतलब क्या फिर इस सर्टिफिकेट का? कल सबको फ़ोन दिया इन्होंने, बिल्कुल कोई टोकन भी नहीं दिया, सीधा इन्होंने कर दिया। आज हमें हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है ये। और बदतमीजी से बात करें, नो बात करने की भी अकल नहीं है। कहते टीचर से जाके ले लो। वहीं शिविर प्रभारी हरमीत कौर के अनुसार ऐसे पात्र लोग भी शिविर स्थल पर पहुंच रहे हैं जिनके पास मोबाइल फोन वितरण का कोई संदेश नहीं पहुंचा। इस कारण इस तरह की समस्या पैदा हो रही है। उन्होंने बताया कि पात्र लोगों को मोबाइल फोन पर संदेश भेजकर यह बताया जा रहा है कि उन्हें किस दिन किस जगह शिविर स्थल पर पहुंचना है।
उन्होंने बताया कि शाम को जब भीड़ कम हो जाती है तो बिना संदेश के भी ऑनलाइन पात्रता जांच कर मोबाइल फोन वितरित किए जाते हैं। एक्चुअली लोग यहाँ पे आ रहे हैं जिनके पास मैसेज नहीं है, वो लोग आ रहे हैं। हम यही अपील कर रहे हैं कि जो भी लाभार्थी हैं उनके पास डेली डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज डिलीवर करवाया जा रहा है कि आपको किस टाइम पे किस जगह पे पहुंचना है, जहाँ पे आपको किस दिन पहुंचना है आपको, जब आपको मोबाइल फ़ोन वितरित किया जाएगा। अब जिसके पास मैसेज नहीं आया है वो लोग कृपया करके कैंप में ना आएँ। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, हमें टैकल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग नहीं दे सकते हैं सबको मोबाइल। हम लोग लिस्ट बना के उनको मैसेज करवा रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी इन्वेंट्री भी अवेलेबल नहीं होती है कि हम लोग उन सब लोगों को मोबाइल एक ही दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। गर्ल्स का आरोप था कि उनके साथ बदतमीजी की जा रही है स्टाफ के द्वारा। नहीं, स्टाफ के द्वारा बदतमीजी नहीं की जा रही है किसी के साथ भी। हम बार बार सबको समझा रहे हैं कि आपके पास मैसेज आए आप तभी कैंप में आए। वो कह रहे हैं कि बगैर मैसेज के भी बांटे गए। बगैर मैसेज के शाम को 4 साढ़े 4 अराउंड, अगर हमारे पास भीड़ नहीं है, लोग नहीं है यहाँ पे और कोई पब्लिक आ गई है और हमारे पास है कि भीड़ नहीं है, तो हम लोग ऑनलाइन पात्रता जांच करके उनको दे रहे हैं, बट प्रायोरिटी उन्हीं की है जिनके पास मैसेज है। भीषण गर्मी में पूरी रात अघोषित विद्युत कट लगने से आक्रोशित टाउन के वार्ड 43 के बाशिंदों ने मंगलवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सहायक अभियंता से मिलकर समस्या का जल्द समाधान न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। वार्डवासी अनिल ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से रात्रि को अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। रात्रि करीब 9 बजे से कट लगाया जाता है और सुबह करीब 7 बजे विद्युत आपूर्ति बहाल होती है। लंबे समय तक बिजली कटौती से लोगों को भीषण गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरी रात जागकर निकालनी पड़ती है। इससे विशेषकर बच्चों का बुरा हाल है, वे स्कूल नहीं जा पा रहे। दिन में वोल्टेज भी कम रहती है। उन्होंने अघोषित विद्युत कटौती बंद कर विद्युत आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर आंदोलनात्मक कदम उठाया जाएगा। गुलशन छाबड़ा ने कहा कि वार्ड 43 का ट्रांसफार्मर जब से अलग किया गया है तब से कम वोल्टेज व फ्यूज उड़ने की समस्या आ रही है। 43 से है। हमारी समस्या है पिछले 2 दिनों से लगातार लाइट का रात को कट रहता है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ना वो स्कूल जा पा रहे हैं। और पिछले काफ़ी समय से हमारा जब से ट्रांसफार्मर इन्होंने अलग किया है उसके बाद से वोल्टेज की और फ्यूज उड़ने की समस्या सबसे ज़्यादा हम लोग झेल रहे हैं। इसलिए हमने आज जैन साहब से मिलकर इस चीज़ की रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी समस्या का निराकरण करें, जिसके लिए उन्होंने हमें कहा है कि हड़ताल चल रही, कर्मचारी हड़ताल खत्म होते ही हम आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। अगर ये समस्या हल नहीं होती फिर हम आगे की रणनीति पे काम करेंगे। सर अपने ये 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है लाइट की। लाइट क्या रोज़ रात को चली जाती है और लगभग सुबह आती है 7-1 बजे, और सर बीच बीच में लाइट बहुत कम रहती है। तो ये समस्या सर बहुत आ रही है हमारे। वोल्टेज की समस्या सर बहुत ज़्यादा है। अभी तो इन्होंने कहा कि हमारी हड़ताल चल रही है, तो 1-2 दिनों का इन्होंने समय लिया है। अगर 1-2 दिनों बाद भी ये हड़ताल इनकी ख़त्म होने के बाद भी अगर ये हमारी समस्या का हल नहीं करते तो सर हम आगे की कोई कार्रवाई देखेंगे। उधर सहायक अभियंता अमित सिंह के अनुसार फीडर में फॉल्ट आने के कारण ये समस्या पैदा हो रही है। तकनीकी कर्मचारी और कनिष्ठ अभियंता हड़ताल पर हैं। इस कारण भी समय पर विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो पा रही। टीम को मुस्तैद रखा जाएगा। कोई तार टूटने की शिकायत आती है तो उस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने का प्रयास रहेगा। फीडर में फॉल्ट आया था कल रात में 9:30 बजे। एलटी की तार टूट गई थी, जिसको बाद में सही करवा दिया गया और 11 बजे सप्लाई सारी चालू हो गई थी। और दोबारा करीब 2 बजे इंसुलेटर पंचर हो गया और तार टूट गई, जिसके कारण फिर सप्लाई बंद हो गई थी। टेक्निकल स्टाफ और जेएन हड़ताल पे हैं, इसके कारण ये प्रॉब्लम आई और ये सुबह करीब जाके 6:30 बजे सप्लाई रिस्टोर हो गई। गांव नवा और चंद्रा के ग्रामीणों ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को इसकी लिखित शिकायत अतिरिक्त जिला कलेक्टर से की। ग्रामीणों ने बताया कि 20 अगस्त को गांव नवा और चंद्रा में रात 10 बजे से अगले 18 घंटे तक लगातार बिजली की कटौती रही। 21 अगस्त को शाम 4:47 बजे विद्युत आपूर्ति शुरू हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों को कई बार फोन किए, किंतु किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता से मिलने उनके कार्यालय पहुंचा।
हमारी कि आप बात कैसे करोगे साहब, लाइट की तो बात कर रहे हैं, आपको साहब कह के बात कर रहे हैं, कोई अपशब्द बोला है तो यहाँ उसकी वीडियो भी बनी है, मीडिया बंधु भी आ गए थे, उन्होंने वीडियो भी बनाई है उसकी, कुर्सी पे खड़े हैं वो हमको फायर हो। आज एससी साहब के पास आए थे गांव के लोग, मैं तो थोड़ा लेट था उस टाइम पहुंच नहीं सका था। एससी साहब ने इनकी बात नहीं सुनी बिल्कुल भी और बदतमीजी की इनके साथ, और 2 दिन से कट लग रहा है लाइट का, लाइट नहीं आ रही, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमारी समस्या लेके आई थे इनके पास, समस्या का कोई हल नहीं किया इन्होंने। उसके बाद हम कलेक्टर साहब को लेटर दिया आज। हम गांव नवा के निवासी हैं जी। लाइट की 18 घंटे कटौती को लेकर हम एससी साहब से मिलने के लिए आए थे कि साहब इस तरह की रोज़ परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से पानी की बच्चों को, बुज़ुर्गों को गर्मी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एससी साहब इस बात को लेकर हमारे पे नाराज़ हो गए, हम लोगों से दुर्व्यवहार किया उन्होंने और हमको कुर्सी से खड़े होकर मारने का मतलब प्रयास किया उन्होंने, जिसको लेकर हम हमारे बहुत जो ग्रामीण सारे दुखी हैं, जिसको लेकर हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए ज्ञापन देने आए थे कि इस तरह के जो अधिकारी, उच्च सत्र के अधिकारी इस तरह के व्यवहार जनता के साथ करेंगे, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, यहाँ से हटाया जाना चाहिए, यही हमारी मांग है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को विभिन्न विभागों में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभान्वित हुए लाभार्थियों के लिए लाभार्थी उत्सव का वर्चुअल आयोजन जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में किया गया। कार्यक्रम में लाभार्थियों के साथ साथ विभाग के विभिन्न संवर्गों के परामर्श प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग, जिला परिषद सीईओ सुनीता चौधरी, एडीएम कपिल यादव, एसडीएम दिव्या, तहसीलदार हरदीप सिंह, नायब तहसीलदार भावना शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान 2030 में किस तरीके से एक विकसित राजस्थान बनेगा, उसकी एक विजन स्टेटमेंट बनाने के ऊपर विचार किया गया। इस विजन स्टेटमेंट में अलग अलग जगहों से जो विषय के एक्सपर्ट्स हैं उनसे चर्चा की गई, युवाओं से चर्चा की गई। हनुमानगढ़ ज़िले की 2 बच्चियां हैं, उनसे भी चर्चा की गई कि वो अपने राजस्थान को 2030 में कैसा देखना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के लिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए। पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही पर्यावरण जन चेतना यात्रा मंगलवार को हनुमानगढ़ पहुंची। राष्ट्रव्यापी महाअभियान के तहत निकाली जा रही चेतना यात्रा के हनुमानगढ़ पहुंचने पर टाउन स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन चेतना रथ यात्रा गंगानगर विभाग में 13 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक निकल रही है, जो कि गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के प्रत्येक गांव, तहसील व शहरी स्तर पर पर्यावरण संतुलन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में सभी लोगों को जागरूक करेगी। पर्यावरण जो संरक्षण है, इसके जो 3 मुख्य आधार हैं वह है पेड़, पानी और प्लास्टिक। जो अगर हम इसका जो पहले आधार की बात करें, पेड़, तो अगर हम आज देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो वृक्षों के कारण, वृक्षों की घटती कमी के कारण हो रही है। तो हमें जो हम लोग हैं ऑक्सीजन के लिए, प्रत्येक व्यक्ति जो है ऑक्सीजन, खाद्य सामग्री व आश्रय स्थल के लिए जंगलों पर ही निर्भर है। तो हमें प्रकृति के संतुलन के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और प्रकृति के अनुकूल जो पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, जैसे कि पीपल, नीम, बरगद, शीशम, सलजम, ये अधिकाधिक जो है प्रकृति के अनुकूल जो हमें वृक्ष हैं ये लगाने चाहिए। जो दूसरा जो आधार है यह है हमारा पानी। पूरी पृथ्वी के अंदर जो धरती पे जो जल है उसमें से जो 2.70% जो जल है वह जो है शुद्ध है। तो हमारे ये जो प्रकृति के जो मूलभूत साधन है, जैसे कि पानी के लिए हमें बावड़ियाँ, कुएँ, नदी, नहरें, तालाब, इनको कैसे विकसित करना है, ठीक है, इसके ऊपर भी हमें बल देना है। और यही जो यात्रा है ये संदेश दे रही है। और जो तीसरा जो प्रकृति का संरक्षण का जो मुख्य आधार है वह है प्लास्टिक। अगर हम आज देखें
तो लगभग जो व्यक्ति हैं ये प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। हम आजकल हमारे जो घरेलू जो यूज के साधन हैं उनमें भी हम प्लास्टिक, बाजार जाते हैं तो प्लास्टिक की थैली में लेकर आते हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें बंद करना पड़ेगा। चेतना यात्रा गंगानगर से शुरू हुई, गंगानगर से फिर गणेशगढ़, मांजूवास, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में रिडमलसर, कायश नगर, ऐसे पूरे गंगानगर ज़िले को उन्होंने कवर किया है। ठीक है, चुनावड़ है, तो मुख्य जो स्थान थे वहाँ से होते हुए ये हनुमानगढ़ में प्रवेश किया इसने। तो हनुमानगढ़ में भी नोर भादरा, वहाँ भी ये कार्यक्रम करके आए हैं। हम स्कूलों में बच्चों को ये संदेश दे रहे हैं कि पेड़ पौधों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और उसके बाद में ये आज राउतसर थे, हम सुबह राउतसर में कार्यक्रम किया, गंदेली में किया, यानी जो मुख्य स्थान है हनुमानगढ़ के। और अभी कल ये गोलूवाड़ा ब्लॉक, पीलीबंगा, फिर ये इस तरह होते हुए अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट जाएगी। उसके बाद में ये आगे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करके फिर ये खानूवाड़ी होते हुए इधर आगे सीधा जोधपुर में इसका समापन है सर। जोधपुर में जो खेजड़ली है, माता अमृता देवी का जो वहाँ खेजड़ली के बारे में जहाँ शहीद हुए हैं, 363 शहीद हुए विष्णु समाज के अंदर, जो माता अमृता देवी ने जो खेजड़ियों के बलिदान दिया, तो उसी के एक मेला बढ़ता है भादवे में, वहाँ इसका संपूर्ण चेतना जो जन चेतना है यात्रा इसका समापन होगा। हरियाणा राज्य की जीत से भाजपा विधायक कृष्ण कुमार मिड्ढा का सोमवार रात्रि को टाउन के श्याम विहार में अरुणवंश समाज की ओर से अभिनंदन किया गया। इस दौरान अरुणवंश समाज के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सेठिया के नेतृत्व में समाज के नागरिकों ने जींद विधायक को फूलों की बड़ी माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर व सम्मान प्रतीक भेंट कर सम्मानित किया। प्रवासी विधायक के तौर पर हनुमानगढ़ भेजे गए जींद विधायक कृष्ण कुमार मिड्ढा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि वे 27 अगस्त तक पार्टी कार्यक्रम को लेकर जिले में प्रवास पर रहेंगे। मुझे हनुमानगढ़ के लिए प्रवासी विधायक के तौर पे यहाँ भेजा गया है, जो 27 तारीख तक कार्यक्रम चलेंगे। और हमारे अध्यक्ष जी व पूरी टीम अध्यक्ष जी की निरंतर लगी हुई है। इसारिया जी भी हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं और पूरी टीम साथ चल रही है। और निरंतर हमें 2 दिन हो गए हैं, लगातार आगे भी इसी प्रकार से कार्यक्रम चलेंगे, क्योंकि पार्टी ने भेजा और हम अपने कार्यों को अच्छे से अंजाम देकर जो पार्टी ने रिपोर्ट्स मांगी वो देने का काम करेंगे। और आज मुझे अपना सेठिया साहब के प्रेमचंद जी सेठिया जी के पूरे परिवार को इकट्ठा किया है और उनके साथ भोजन करने का मौका मिल रहा है। कल मुझे यूनिवर्सिटी में भी जाने का अवसर मिला था जुनेजा साहब जी के यहाँ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ के सभी निवासियों का, सभी साथियों का, कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत, इतना मान बख्शा। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त। देखिए 4.5 साल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। थानेदार थाने में नहीं है, मास्टर स्कूल में नहीं है, डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है। आप लोगों के सामने किस प्रकार से ये चल रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर को अगर हम देखें किस प्रकार से आज राजस्थान रेपिस्ट वो स्टेट बन चुकी है। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा मामला सामने आता है। अभी पीछे सुनने में ही आया था हनुमानगढ़ की किसी बच्ची के साथ रेप कर उसे भट्ठे में डालने का काम किया, उसकी हड्डियाँ भी नहीं मिली। इस प्रकार से सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और सरकार से जवाब मांगना चाहिए। और मेरा तो कहने का अभिप्राय ये है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से, बहुमत से अपनी सरकार को बनाने का काम करेगी। और हमारे लोकसभा चुनाव में हम 25 की 25 सीटें भारतीय जनता देश के प्रधानमंत्री जी की झोली में डालने का काम करेंगे। स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं, अन्नपूर्णा किट बांटे जा रहे हैं, इसको लेकर क्या करेंगे आप? देखिए, जाते जाते आप कुछ करें, लोगों को आपका पूर्ण रूप से पता लग चुका है। वो कहते हैं कि जाते आप रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं और जो स्मार्ट ये फ़ोन सब बांटे जा रहे हैं। आपको पता है कि जिस कंपनी के बांटे जा रहे हैं वो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। और जिसकी कीमत 5-6 हज़ार रुपये, उसको 10-10 हज़ार रुपये हर प्रकार से बांटा जा रहा है। लोग कभी भी अब इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। लोग ये जानते हैं कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। आज मुझे हनुमानगढ़ में 2 दिन हो गए, उन लोगों ने बताया
कि किस प्रकार से यहाँ पर पानी लाया गया, किसानों के लिए मदद की गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया प्रति साल किसानों को देने का काम कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को पानी मिला है। उस पानी की वजह से भी हम देख रहे हैं कि लोगों में बड़ी प्रसन्नता है। मैं प्रत्येक गांव में गया, उन्होंने कहा कि अगर कोई काम कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और मुझे ये लगता है कि अब कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस बिल्कुल भी ये इस प्रकार से रेवड़ियाँ बांटने से कुछ मिलने वाला नहीं है। 2 दिन पहले ही हमारे एक केमिस्ट साथी जो इनके विरोध लगते हैं, वो हरियाणा के प्रेसिडेंट है पूरे स्टेट के, उनका फ़ोन आया कि हमारा भाई आ रहा है, आप मिलना। मैंने उनको बोला कि तुम्हारा भाई नहीं आ रहा, मेरा भाई आ रहा है। उस नाते मैं पहले नहीं जानता, उस नाते मैं मिलने गया हूँ भाई के नाते। मुझे इतना अच्छा लगा, इनसे प्रभावित हुआ कि मुझे कल उनको फ़ोन करना पड़ा कि रात्रि भोज मेरे यहाँ हो। उन्होंने ही मुझे टाइम दिया कि भाई आपके घर आएगा और रात्रि भोज करेगा। अब मुझे बहुत अच्छा लगा इनका नेचर का। शायद हमारे जितने साथी आए हैं उनको सबको अच्छा लगा होगा। और मैं तो हमेशा ही सोशल रहा हूँ, मुझे पार्टिसिपेट तो करता नहीं, न मैं बीजेपी से हूँ न मैं कांग्रेस से हूँ। उन्होंने ये पूछा कि आप कौन सी पार्टी से करते हो, मैं किसी पार्टी से करता, अपने न्यूट्रल केयर वाले हैं। ग्राम पंचायतों के एंटे में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र को अनियंत्रित जगह स्थानांतरित करने से रोकने की मांग के संबंध में ग्रामीणों ने मंगलवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उधर सीएमएचओ डॉक्टर ओपी चाहर के अनुसार पिछले दिनों बारिश का पानी उप स्वास्थ्य केंद्र में भर गया था। निचले इलाके में भवन बने होने के कारण बार बार पानी भरने से भवन को हमेशा खतरा रहता है, लेकिन वर्तमान में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन ठीक हालत में है, इस कारण जगह बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र वर्तमान में गांव के बीच में संचालित है, जो इसी जगह चलेगा। हाँ, ये दो KNG उप स्वास्थ्य केंद्र है। इसका ये बाढ़ के दौरान घग्गर नदी में बाढ़ आई थी तो उस टाइम इसमें पानी भर गया था। तो मैं भी मौका मुआयना आपके पत्रकारों के आपके द्वारा, प्रदीप जी के द्वारा पता चला था कि वहाँ पानी भर गया है और काम करने में मुश्किलें हो रही हैं। तो मैंने मौके मुआयने देख के आया था, तो वहाँ पानी भरे हुए के निशान तो थे, पानी जब तक बाहर निकल चुका था। उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ठीक है, पर वो जगह बहुत नीची है तो बार बार पानी भरने का डर रहेगा, इसलिए उसको बिल्डिंग को भी हमेशा ही खतरा रहेगा। पर अभी मुश्किल से 1 महीना बाढ़ का टाइम रहता है, पर अभी स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ठीक है, उस पर काम चालू रखा जा सकता है। तो अभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि अभी हम कोई वहाँ जगह चेंज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आप निश्चित रहें, वही आपका उस स्वास्थ्य केंद्र वहीं चलेगा, गांव के बीच में है तो आपको सुविधा मिलेगी। आगे कोई लंबी प्लानिंग होगी सरकार की तो बात करेंगे। फिलहाल 2-4 साल तो ये उस स्वास्थ्य केंद्र चालू स्थिति में रखने लायक है। धन्यवाद। जंक्शन की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में यातायात पुलिस की ओर से यातायात नियमों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में यातायात प्रभारी विजेंद्र शर्मा ने छात्राओं को यातायात नियमों की पालना एवं सड़क सुरक्षा के साथ महिला हेल्प, गरिमा हेल्पलाइन आदि की जानकारी दी। हेलमेट तथा सीट बेल्ट का सदैव उपयोग करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने, सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों का पालन करने और यातायात के नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। आज बड़ा खुशी का विषय है कि आपने हमारे को यहाँ मौका दिया यातायात नियमों की जानकारी देने का। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार और पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ एक अभियान चलाया गया है। उस अभियान के अंतर्गत जो आपकी छुट्टी होती है या स्कूल आते हो, उस वक्त महिलाओं की सुरक्षा या छात्राओं की, लड़कियों की सुरक्षा हेतु अभियान चलाया गया है। उसमें अगर कोई आपके स्कूल के आसपास रास्ते में कोई असामाजिक तत्व या कोई लड़के वगैरह आपको छींटा कसी करते हो, व्यंग्यात्मक बातें करते हो, छेड़खानी का प्रयास करते हो, तो वो कृपया आपकी स्कूल की मैडम रक्षा देविका और इनको बताएं, घर पे अपने माता पिता को बताएं। स्कूल में शायद आपके गरिमा पेटिका भी होगी, उस गरिमा पेटिका में भी आप डाल सकते हो। आप हमारे स्कूल में जो यातायात इंचार्ज आए थे
स्कूल में उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने हमें नंबरों के बारे में बताया कि 100 नंबर पे कॉल करके अगर आपके आसपास कोई दुर्घटना हो रही है हम उसके बारे में बताया। और हमें बताया कि शराब पी के वाहन नहीं चलाने चाहिए, दो पहिया वाहनों पे हेलमेट लगाना चाहिए। उन्होंने हमें ये भी बोला कि अगर कोई हेलमेट नहीं खरीद सकता तो हम उनको हेलमेट प्रोवाइड करा देंगे। हमारे स्कूल में आज हमें यातायात नियमों के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया था कि दो पहिया वाहन हमेशा हेलमेट लगा के चलाना चाहिए और बाइक हमेशा दो जने ही चलाएं और कार चलाते वक्त सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। और अपने आसपास यानी कि कोई दुर्घटना होती है तो 100 नंबर फ़ोन करके हमें उन्हें सूचना देनी चाहिए। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में NSS के द्वारा एक यातायात नियमों की जानकारी के लिए एक कैंप रखा गया, जिसमें ट्रैफिक इंचार्ज वीरेंद्र जी शर्मा इस मौके पे पहुंचे। ट्रैफिक इंचार्ज ने यातायात नियमों के बारे में बहुत सी जानकारी दी, जिसमें विशेष तौर से दोपहिया वाहन है उस पर 2 से ज़्यादा सवारी नहीं बैठाएं और दोपहिया वाहन चलाते समय विशेष तौर से ध्यान रखें कि भी हेलमेट का प्रयोग करें। मोबाइल का प्रयोग दोपहिया वाहन चलाते टाइम या 4 व्हीकल्स चलाते समय मोबाइल का प्रयोग है वो न करें। 4 व्हीकल्स जो चला रहे हैं उसमें सीट बेल्ट का विशेष ध्यान रखें, वो भी सीट बेल्ट लगाने के बाद ही साधन को चलाएं। मोबाइल अगर इमरजेंसी में यूज़ करना भी है तो व्हीकल्स को एक साइड में लगा करके और फिर बात करके इमरजेंसी में और फिर अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करें। इसके अलावा बहुत सी जो आज के इंटरनेट के माध्यम से, साइबर के माध्यम से फ्रॉड हो रहे हैं बैंकों के द्वारा, जो ठगी लोग हैं उनके द्वारा, तो सर ने ये बताया कि भी किसी प्रकार का अनजान व्यक्ति का यदि कोई नंबर फ़ोन आता है आपके पास है तो एक तो OTP शेयर नहीं करें। सांसी समाज ने राजस्थान सरकार से सांसी विकास कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांग की है। इस संबंध में सांसी समाज के नागरिकों ने मंगलवार को सांसी अधिकारी कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज की तरफ से पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिलों में आज एक 5 सूत्री ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया गया है, सभी एक साथ CM तक पहुंचाने के लिए। उनमें हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हमारे सांसी विकास कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि DNT वर्ग की सांसी जाति जो विमुक्त जनजाति के अधीन है, इनका सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर काफ़ी दयनीय है। इसलिए DNT वर्ग में हमें 10% की आरक्षण की व्यवस्था की जाए। और तीसरी हमारी मांग ये की गई है कि हर जिले में छात्रावास हेतु 1000 गज भूमि का आवंटन निःशुल्क किया जाए। और चौथी हमारी मांग ये है कि संविधान में हमारी जाति विमुक्त जनजाति में मानी गई है, यानी मूल संविधान में हम जनजाति में, इसलिए हमारी मांग ये है कि हमें ST में यानी जनजाति में शामिल किया जाए। और 5वीं और अंतिम हमारी मांग ये की गई है कि समाज पर लगे आदतन अपराधी अधिनियम को पूर्णतः समाप्त किया जाए। और हम पूरे समाज से, मेरे साथी आए हैं पूरे हनुमानगढ़ जिले से, इन सभी का आभार। हम उम्मीद करते हैं CM साहब से कि हमारी ये मांगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक्टिव मोड पर आ चुकी है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए ब्लॉक कांग्रेस नोहर देहात कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक राजपाल खरोला, PCC प्रभारी और महामंत्री फूल सिंह ओला, PCC सचिव शिवलाल गोदारा और कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। देखिए, मैं AICC का पर्यवेक्षक हूँ और कार्यकर्ताओं से मिलने, उनकी बातें सुनने के लिए आया हूँ। हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जहाँ स्पष्ट है कि टिकट देने की एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। सबकी बातें सुनते हैं, सारे कार्यकर्ताओं की, सारे नेताओं की,
और सबकी रजामंदी से, मैक्सिमम लोगों की जो रजामंदी होगी उसके आधार पर टिकट देने का काम करते हैं। आज मैं विशेष तौर पर यहाँ पर बूथ कमेटियों की क्या स्थिति है, कांग्रेस संगठन कैसा काम कर रही है, सरकार और संगठन में क्या सामंजस्य है, सब मिलकर के कैसे हमारे अंतिम छोर पर बैठे हुए कार्यकर्ता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, उन तमाम बिंदुओं के ऊपर बात करने के लिए आए। इसमें बहुत सारे लोग अपने आवेदन भी देते हैं, क्योंकि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ हर कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करने की भी छूट है। सब लोग अपना आवेदन भी करते हैं, बहुत सारे लोग आवेदन भी करेंगे, इन सबका भी सम्मान है। और सर्वसम्मति से कांग्रेस हाईकमान जिसको भी तय करेगी उसको आने वाले समय में टिकट मिलेगा। हमारी प्राथमिकता ये है कि राजस्थान में इस बार मिथक टूटना चाहिए, कांग्रेस की सरकार दोबारा से बननी चाहिए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।